मॉर्निंग 10th क्लास। आइए बच्चों, आज जो है हम लोकतांत्रिक राजनीति नामक जो आपकी पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो लेसन को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ लेसन के रिगार्डिंग के लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा दो कंट्रीज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बेल्जियम का और श्रीलंका का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के क्या लाभ होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है। ठीक है, देखो जो सत्ता होता है, सत्ता यानी कि एक तरीके से शक्ति, साझेदारी मतलब उसको बांटना। तो किस तरीके से जो है जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, स्पेशली हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो वहां पर सत्ता की साझेदारी करना, पावर को शेयर करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिससे कि जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण की भावना रहती है, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है बेटा कि वहां पर पावर का क्या होना चाहिए, पावर को शेयरिंग किया जाना चाहिए, उसके बंटवारा होना चाहिए समाज के विभिन्न समूहों के बीच में। ठीक है, ताकि सबको ये महसूस हो कि सब किसी न किसी रूप में सत्ता का जो है पार्ट है, प्लस में सभी का किसी न किसी तरीके से जो है विकास हो रहा है। सबको जो है एक तरीके से सेटिस्फाइड करने के लिए, पूरी कंट्री के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल जो है वहां पर प्रोग्रेस करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पर पावर को क्या किया जाए, पावर शेयरिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्जियम से। ठीक है, तो देखो बेल्जियम क्या है। बेल्जियम हरियाणा से भी एक छोटा जो है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो हरियाणा से भी छोटा एक देश है बेल्जियम। ठीक है, और बेल्जियम जो है, जिस तरीके से बेल्जियम है बेटा, उसकी सीमाएं, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, उसके आसपास बेटे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज जो हैं उसकी सीमा रेखा पर जुड़ती हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या, बेल्जियम की जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री नहीं है। लेकिन अब जो है इसकी जटिल बुनावट, यानी कि इसका जो ये कॉम्प्लिकेटेड जो इसका फॉर्मेशन है, वो आप समझिए कि किस तरीके से जो है इतने छोटे से देश के अंदर भी जो है इतनी ज्यादा जो है, इतनी बड़ी यहाँ की जो जातीय बुनावट है वो किस तरीके की है। देखो सबसे पहला जो है, इसको हमने जो है ये जो इसका क्या नाम है, ये बेल्जियम है, इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो राजधानी इसकी बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो मैं आपको ना मैप की मदद से समझाती हूँ। थोड़ा बुक ले लेते हैं बेटा एक बार। ठीक है, एक बार मैप देख लीजिए आप। ये देखिए मैप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये देखो ये मैप है। इस मैप को आप यूं इस तरीके से आप देखेंगे मैप को, तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब हम पर्टिकुलर बेल्जियम को अगर देखें तो इसका उत्तरी पार्ट, यानी कि इसका नॉर्दर्न रीजन जो है उस तरफ और इसका साउदर्न रीजन जो है उस तरफ। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 चीजें दिखा रखी हैं, 4 कलर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, एक ये ग्रीन कलर है, एक ये लाइनिंग वाला थोड़ा सा कलर है, इसके अलावा ये बहुत बड़ा रेड कलर है, और इसके अलावा एक ये छोटा सा और जो है लाइट रेड सा कलर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखाया गया है। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ होता है और कैसे जो है आप इसको समझ सकते हैं, इसकी जातीय बुनावट को। देखो सबसे पहले तो देखो बेटा इसके अंदर क्या है कि जो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो डच हैं। ठीक है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो कितने परसेंट है, 59% है। उसके बाद बोलोनिया वाले में जो है, बोलोनिया वाले में कितने रहते हैं, बोलोनिया वाले में बेटा रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं वो लोग, और 40% हैं वो लोग, उनकी संख्या 40% है। ठीक है, देखो टोटल 59% और 49% हो गया, टोटल 99%। तो 99% में से बाकी बच गया 1% और बच गया ना 100% होने के लिए। तो 100% में से 1% बच गया, तो 1% लोग क्या बोलते हैं, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उनकी वहां पर जो है, जैसे ये अलग अलग भाषा बोलते हैं वैसे ही ये अलग अलग धार्मिक विश्वासों में भी जो है, इनके धार्मिक विश्वासों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये धार्मिक और कल्चरली, ये रिलीजियस और कल्चरली तरीके से भी ये सब अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो एक एक चीज समझने की है यहाँ पर
कि जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये 40% है। इनकी संख्या क्या है? अल्पसंख्या, यानी कि इनकी संख्या कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग कौन है? इनके पास जो है ज्यादा धन है, ये ज्यादा समृद्ध हैं, प्रॉस्परस हैं, पावरफुल हैं, ठीक है, ताकतवर हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरे वाले देखो, जो डच भाषी हैं वो कितने परसेंट हैं? वो 59% हैं। लेकिन क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होने पर भी वो जो है वो कम समृद्धशाली हैं और कम ताकतवर हैं। किसके साथ? अगर हम उसका कंपटीशन कर रहे हैं फ्रेंच भाषियों के साथ, ठीक है। तो ये जो है ये एक इनका यहाँ पे ये बात हो गई कि जिनकी संख्या कम है, कम होने के बावजूद भी वो ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ डच भाषा वाले हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, फिर भी वो जो है वो कम पावरफुल है। ये तो हो गया पूरी कंट्री का, ठीक है। अब खास करके बेल्जियम के बारे में अगर हम बात करें कि बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम के अंदर देखो, बेल्जियम का जो कैपिटल है उसके अंदर क्या है, सॉरी, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसके अंदर सिस्टम है कि 80 और 20 का परसेंट का 80% लोग तो जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है, और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। ये है ब्रुसेल्स की राजधानी का, ये बेल्जियम की राजधानी का है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सब चीजों के जो है कारण यहाँ पर क्या समस्या पैदा होती है? सबसे पहली समस्या तो ये पैदा हुई है बेटा कि फ्रेंच भाषी जो है वो ज्यादा अमीर व ताकतवर हैं, तो डच के मुकाबले। तो डच वाले जो लोग हैं इस बात से जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उनके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, उनके खिलाफ रहते हैं। उसके बाद जो है देखिए, जो राजधानी है वहां पर डच की अपेक्षा ज्यादा संख्या किनकी है? ज्यादा संख्या जो है फ्रेंच की है। तो वो वहां पर जो है राजधानी में ज्यादा दबदबा किन लोगों का है? फ्रेंच का ज्यादा दबदबा है, उनकी ज्यादा मेजोरिटी है, तो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली कैपिटल के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा इनके बीच में मैंने आपको बताया कि भाषा के डिफरेंस के साथ साथ वहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मतभेद भी बहुत ज्यादा है, जो इन बेल्जियम की कंट्री के अंदर लगातार समस्या का कारण बना हुआ था। बेल्जियम की सरकार ने जो है बेटा 1970 से लेकर के 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक जो है 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लिए थे, सुधार कर लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये इस कंट्री के अंदर जो है सिचुएशंस कंट्रोल नहीं हो रही थी, लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद ये बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है एक नया तरीका निकाला लोगों को जो है सत्ता के अंदर साझेदारी देने का, लोगों को सत्ता के अंदर शामिल करने का, लोगों को सेटिस्फाइड करने का, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बेल्जियम के मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेल्जियम के मॉडल में क्या क्या कहा गया है? बेल्जियम के मॉडल में जो है खास करके बेटे 4 इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहला तो बेल्जियम ने क्या किया है कि बेल्जियम ने बहुत समझदारी दिखाई है और उसने पावर को शेयर किया है। उसने क्या किया है? सबसे पहला पॉइंट उसने ये किया कि केंद्रीय सरकार में कि उसने सबसे पहले क्या किया बेटा कि केंद्र में जो सरकार बनाई है उसमें डच और फ्रेंच दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर रखी है, ठीक है। जो केंद्र सरकार है वहां पर डच और फ्रेंच दोनों ही मंत्रियों की संख्या जो है बराबर रहेगी। और साथ में बेटा ये किया गया है यहाँ पर कि कोई भी कानून जो है तभी जो है पारित माना जाएगा जब दोनों ही समूहों से क्या हो जाएगा? बराबर सांसद उसके पक्ष में वोट कर देंगे, कि जब बराबर नेता जो है दोनों ही ग्रुप्स के बराबर बराबर नेता वोट डाल देंगे किसी भी जो है कानून को पारित करने के लिए, तभी वो कानून के रूप में पारित होगा, ठीक है। सेकंड देखो, राज्य सरकारों का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है अपने देश के अंदर, बेल्जियम के अंदर, कि राज्य सरकारें भी होंगी, ठीक है, और जो राज्य सरकारें होंगी वो केंद्र सरकार के अंडर नहीं रहेंगी, वो केंद्र सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पर भी जो है राज्य सरकारें क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी इस बात से कि भाई ठीक है, हमें जो है सत्ता में भाग लेने का पूरा मौका मिला है और हमारी सत्ता के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। उसके बाद बेटा तीसरी चीज जो है ब्रुसेल्स में अलग सरकार, कि ब्रुसेल्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि 80% जो है फ्रेंच है और 20% जो है डच हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ब्रुसेल्स को क्या किया गया है? ब्रुसेल्स में अलग ही गवर्नमेंट काम करती है, ब्रुसेल्स के लिए स्पेशली अलग से गवर्नमेंट है, ठीक है, जहां पर दोनों समुदायों को क्या किया गया है? दोनों समुदायों को ही समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी इम्बैलेंसिंग पैदा ना हो, कोई मतभेद पैदा ना हो। ओके,
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फिर सामुदायिक सरकार। एक ये नए तरीके का कॉन्सेप्ट रखा गया है बेल्जियम के अंदर कि सामुदायिक सरकार का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। सामुदायिक सरकार का मतलब क्या होता है, ये तीसरे स्तर की तीसरे लेवल की गवर्नमेंट है एक तरीके से। इस सरकार का चुनाव क्या होता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहें वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। और इस सरकार को किस किस फील्ड में काम करना होता है, ये सरकारें जो होती है, जो सामुदायिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो किस किस, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो किस किस लेवल पे काम करती हैं, वो काम करती है बेटा शिक्षा, संस्कृति और भाषा। अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम कौन करता है, उसको सॉर्ट आउट करने का काम करती है ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स होती है वो करती हैं। ठीक है, देखो ये जो है, ये दिखने में जो है आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है कि भाई चार चार प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार अलग से है, वहां पे दोनों प्रकार के मंत्री, उसके बाद राज्य सरकारें रखी गई है, उसके बाद ब्रुसेल्स में अलग से सरकार रखी गई है, और उसके ऊपर जो है एक सामुदायिक सरकार का कॉन्सेप्ट अलग से रखा गया है। लेकिन बेटे खास और सबसे अच्छी बात यह है बेल्जियम के इस मॉडल के अंदर कि बेशक ये कितना भी जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बेहद सफल रहा उस कंट्री के अंदर। और उस कंट्री के अंदर बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वहां पे गृह युद्ध या अशांति नहीं फैली, और वो कंट्री जो है बहुत अच्छे से भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंटने से वो बच गया, और एकदम वहां पर बहुत ही अच्छी स्थिति है। ठीक है, ये तो हो गई है बेल्जियम के मॉडल की बात। तो बेल्जियम के मॉडल के बाद जो है आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है बेल्जियम ने सत्ता का बंटवारा किया, सत्ता की साझेदारी की और अपने देश के अंदर शांति स्थापित की। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का। देखो श्रीलंका का अगर हम जातीय बनावट की बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर बेटा 74% सिहली है। ठीक है, उसमें सिहली भाषा जो बोलने वाले को सिहली समूह के नाम से हम जानते हैं वहां पर। और सिहली समूह जो है बेटा वो बौद्ध धर्म को पालन करता है। ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म का पालन करता है। इसके बाद जो है आगे क्या कहते हैं, इसके बाद आगे कहते हैं वहां पर दूसरा ग्रुप है 18% जो तमिल भाषा बोलता है। वो तमिल भाषा बोलने वाला ग्रुप भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो श्रीलंका में ही रहने वाले हैं 13%। ठीक है, और दूसरे हिंदुस्तानी तमिल्स हैं जो 5% वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और उसके बाद बाकी बचे 7% कौन है, ईसाई हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ जो है ऐसे डिसीजंस लिए जिनकी वजह से ये सिहली और तमिल्स के बीच में क्या पैदा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। तो आप ये देखिए कि समस्या क्या पैदा हुई। देखो सबसे पहले तो 1956 में क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने कि सिहली को ही जो है एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया। आपका ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि सिहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 1956 में एक कानून के द्वारा जो है सिहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। देखो इसके अलावा एक और क्वेश्चन किया जाता है कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। इसके अलावा जो ये जो है जातीय बुनावट, वहाँ की जो भाषाई बुनावट है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर श्रीलंका की जातीय बुनावट पर शॉर्ट नोट लिखें, बेल्जियम की जातीय बनावट पर शॉर्ट नोट लिखें, इस तरीके से। अब आगे देखो वहां पर एक तो पहला तो ये काम किया गया जिससे सारे तमिल नाराज हो गए कि भाई सिहली भाषा को केवल राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। दूसरा, जो सिहली भाषा समुदाय है, ठीक है, उसी को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। सभी जो है वहां पर जो जितने भी अच्छे बड़े कॉलेजेस हैं वहां पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा, ये प्रावधान रखा गया। तीसरी बात क्या कही गई बेटा, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो भी बौद्ध धर्म को पालन करता है उन सबको बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, बौद्ध धर्म को मानने वालों को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अन्य भाषा, यानी कि जो है ये कहा गया, ये फोर्थ बात कौन सी थी समस्या की, कि जो अन्य भाषा यानी कि सिहली है या और सिहली के अतिरिक्त और कोई भी भाषा बोलने वाला लोग है या कोई भी और धर्म को पालन करने वाले लोग है, उन सब के साथ क्या किया जाएगा, उन सब के साथ जो है किसी भी प्रकार का उनको कोई भी किसी भी स्थान पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस बात से जो है सभी तमिल में रहने वाले जो तमिलियन थे वो सभी नाराज थे, श्रीलंका में रहने वाले।
उसके बाद देखो तमिलों पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है। जो तमिलों पर प्रभाव पड़ने का क्या है, तो जिस प्रकार से कंट्री के अंदर, श्रीलंका के अंदर ऐसा प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद क्या दिक्कत हो जाती है कि सबसे पहला तो बेगानेपन का की भावना, कि जितने भी जो तमिलियन होते हैं उन सबको क्या लगता है कि उनकी भाषा का, ठीक है, उनकी लैंग्वेज का, उनकी कल्चर का, उनके रिलीजन का किसी भी तरीके से जो है सम्मान नहीं हो रहा है। तो ये उनके लिए जो है बहुत ही ज्यादा उनको मतलब जो है इस प्रकार की भावना उनके अंदर पैदा करती है, जिससे कि वो अपने ही कंट्री में क्या समझते हैं कि हमारी कंट्री में हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। दूसरा बेटा वो क्या करते हैं कि इसके लिए जो है वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बनाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों जो है वो किस लिए काम करती हैं। वो राजनीतिक पार्टी काम करती है कि इनके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, कि तमिलियनों के अधिकारों की किसी प्रकार से रक्षा नहीं हो रही थी, उनके शिक्षा का, उनके बीच में जो है रोजगार का प्रचार धीरे धीरे बिल्कुल ही घटता जा रहा था। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए इन्होंने, तमिलियनों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, ठीक है। और इन्होंने स्पेशली ये कहा कि ये क्या होना चाहिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां जो हमारी अवहेलना कर रही हैं, उसके अगेंस्ट हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होंगी वो हमारा ध्यान रखेंगी, ठीक है। भेदभावपूर्ण व्यवहार से ये बिल्कुल बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। इनको ये पता चल चुका था कि ये जो भी यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, श्रीलंका की गवर्नमेंट, वो उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें से वो जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाए, जो ये थे तमिल थे, उन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, जैसे जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम मतलब होता है बेटा सरकार, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपनी एक अलग से राजनीतिक पार्टी बनाई, और जिस राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य मांग क्या थी, वो ये चाहते थे कि तमिलों को की जो भाषा है तमिल, उसे भी क्या किया जाना चाहिए, उसे भी राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्लस में उन्होंने क्या कहा कि उनका भी क्या होना चाहिए, जो उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है उसका जो पार्ट है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका किसको मिलना चाहिए, वो उन तमिलियन को मिलना चाहिए जिनका अधिकारों की किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की सरकार से कि शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि जो है हम अपना अधिकतम विकास कर सके। तो ये सब चीजें जो हैं वो तमिलों के द्वारा जो है ये सारी चीजें, जो ये सारे कदम उठाए गए, ताकि जो है उनको अपने देश के अंदर जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर उनको समान अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट मान गई, क्या सिंहलियों ने उनकी बात को जो है, सिंहली समुदाय वालों ने उनकी बात को महत्व दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता की साझेदारी के नाम पर जो है उनके साथ जो है कोई समान व्यवहार नहीं किया गया। उनको किसी प्रकार का कुछ भी जो है सत्ता में उनको पावर शेयरिंग के नाम पे कुछ भी शक्तियां उनको प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है तमिलों और सिंहलियों के बीच जो है बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और वो टकराव किस रूप में परिवर्तित हो गया, वो टकराव जो है वहां पर गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब जब देखो कहीं पर भी युद्ध की स्थिति बन जाती है, गृह युद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी विकास चल रहा होता है कंट्री का, वो एकदम से क्या हो जाता है बेटा, वो एकदम से अवरुद्ध हो जाता है, वो एकदम से जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास और शिक्षा स्वास्थ्य जो पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, वो अब क्या हो गए थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए थे, वो सब खराब हो गए थे। तीसरा जो है, जब गृह युद्ध की सिचुएशन आ गई थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया और उनकी स्थिति जो है बद से बदतर बन गई। उसके बाद पूरी कंट्री के अंदर क्या हुआ बेटा, इससे जो है पूरी कंट्री के अंदर भय और अशांति का माहौल पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो श्रीलंका है उसके अंदर कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई, श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स ही पैदा हुई। वहां पर किसी प्रकार का कोई अच्छा बात नहीं हो पाई, बिकॉज जो है वहां की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया और उन्होंने सत्ता का जो है केंद्रीकरण किया रखा, अपने पास सारी पावर रखी, ठीक है। इस पावर शेयरिंग ना करने से क्या होता है, देखो पावर शेयरिंग ना करने से बेल्जियम में तो जो है पावर शेयरिंग किया गया, पावर शेयरिंग ये मैंने लिखा है यहाँ पर, उसके बाद मैंने दोनों कंट्रीज का बताया छोटा सा, कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया गया था, तो वहां पर फ्रेंच, F फॉर फ्रेंच और D फॉर डच, दोनों मिलकर के रहने लगे और वो खुश रहने लगे, ठीक है। वो
खुशी खुशी रहने लगे, जबकि सिंहली और तमिल क्या थे, वो आपस में लड़ते रहे और रोते रहे और वो बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया था। ठीक है, अगर मान लीजिए सत्ता की साझेदारी कर लेते हैं, पावर शेयरिंग कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से अपने लेसन को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेसन में बहुत ही लेसन इजी है, और जो है आप इसको ढंग से वीडियोस के माध्यम से समझ के और उसके बाद उसकी जो है रीडिंग कर लेंगे, देन आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय।